हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और अभी जिस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं दैट इज हाउ टू एनालाइज अ माइनिंग बिजनेस। और इस सीरीज में हम ऑलरेडी सेशन 7 तक कर चुके हैं। टोटल 9 सेशन का ये सीरीज होगा। तो सेशन 7 तक हम कवर कर चुके हैं और आज हमारा 8th सेशन है। अगर आपने सेशन 1 से सेशन 7 नहीं देखा है, किसी वजह से आप डायरेक्टली आज फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं या फर्स्ट टाइम डायरेक्टली आप सेशन 8 पे लैंड कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं पूरा प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो वहां पर आई बटन में क्या होगा, आपको सेशन 1 से लेके सेशन 7 तक और ये सेशन 8 भी लाइन से सिक्वेंशली आप सारे सेशंस को देख पाएंगे। और सेशन 7 तक हमने काफी फैक्टर्स कवर किए। मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम किस तरह से ये सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कि देर आर टोटल 9 फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द बिजनेस ऑफ माइनिंग। तो हम हर सेशन में एक एक फैक्टर को काफी डीपली एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि आपको एक एक फैक्टर वाइज क्लियरली समझ में आए कि जब भी आप किसी माइनिंग कंपनी या माइनिंग बिजनेस का एनालिसिस करें या उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें, तो आपको पता होना चाहिए किन फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा 8th सेशन है और देखते हैं व्हाट इज द 8th फैक्टर दैट विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑफ माइनिंग। तो एट्थ फैक्टर जो कि बिजनेस को अफेक्ट करता है, माइनिंग बिजनेस को, वो है वेरी हाई रेगुलेशंस एंड एसोसिएटेड पॉलिटिकल रिस्क। तो माइनिंग बिजनेस में क्या होता है, रेगुलेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन क्या है, पोल्यूशन से भी है। और इसका कनेक्शन क्या है, वहां पर काम कर रहे जो लेबर लोग हैं, जो इंसान है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके हेल्थ से भी है। तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर इसमें रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि आसपास जो लोग रह रहे हैं जो इस माइनिंग बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, उनके भी हेल्थ को खतरा हो सकता है अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल जाए। और जो काम कर रहे हैं उनके हेल्थ को तो रिस्क है ही। तो इसीलिए सरकार इसमें काफी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करके रखी। और साथ साथ इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल रिस्क भी है, क्योंकि माइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी बेसिक नेसेसिटी ऑफ इंडस्ट्री। मतलब पूरे इकोनॉमी जो है हमारा कहीं ना कहीं माइनिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि ये सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के नीड के लिए। तो यहाँ पर सरकार बहुत कोशिश करती है कि किसी भी तरह का कोई घपला या किसी भी तरह का कोई करप्शन ना हो पाए, लोगों के हेल्थ को भी नुकसान ना हो पाए और नीड्स भी मेंटेन करते हैं। चलिए अब डीपली समझते हैं कि ये कैसे अफेक्ट करता है। सो माइनिंग ऑपरेशंस involve extracting national resources which covers large land areas। तो माइनिंग ऑपरेशंस ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा एक तालाब जितना बड़ा एक जमीन ले ले और वहां पर माइनिंग करना स्टार्ट कर दे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, और वहां पर काफी बड़ा एरिया चाहिए। मतलब आप समझ लो कि जहां पर भी माइनिंग होता है वो एरिया मोर और लेस इतना बड़ा होता है जहां पर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट शायद बचा सके, उतना बड़ा ये लैंड एरिया हो सकता है। बोथ एस्पेक्ट्स एक्सपोज माइनिंग टू अ वेरी हाई पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी इंटरवेंशन। और ये दोनों फैक्टर है जहां पर एक नेशनल रिसोर्सेज का सवाल है और एक बहुत बड़ा लैंड रिक्वायरमेंट का सवाल है। तो ये दो कारण है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, आप देखोगे पॉलिटिकल और रेगुलेटरी इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है। माइनिंग कंपनीज नीड न्यूमरस रेगुलेटरी अप्रूवल्स। तो माइनिंग कंपनी ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाएगी, उसको बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए बिफोर दे कैन स्टार्ट वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ माइन। मतलब आप सोचो, आपको न्यूमरस रेगुलेटरी पहले तो अप्रूवल चाहिए, वो अप्रूवल आने में हो सकता है साल 2 साल आपको लग जाए। वो अप्रूवल आने के बाद आप डेवलपमेंट पे काम करोगे और फिर माइंस को डेवलप करने के लिए आपको हो सकता है 6-7 साल और लग जाए। तो आप सोच सकते हो जेस्टेशन पीरियड कितना बड़ा होता है इस बिजनेस में, कि 2-3 साल आपको अप्रूवल मिलने में लग सकता है, फिर 6-7 साल आपको माइन को डेवलप करने में लग सकता है। तो मोटा मोटी 10 साल के आसपास का आपका जेस्टेशन पीरियड हो सकता है। यानी 10 साल तक आप माइंस पे मेहनत कर रहे हो, लेबर एम्प्लॉय करके काम कर रहे हो, खर्चा किए जा रहे हो, और आमदनी वहां से 1 रुपया भी नहीं है। ऐसा भी सिचुएशन आपको देखना पड़ सकता है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो माइनिंग बिजनेस है, इसी वजह से ये छोटे बिजनेसमैन की बस की बात नहीं है। क्योंकि छोटा बिजनेसमैन जो होता है उसके पास इतने कैपिटल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होते हैं कि वो 8-8 10-10 साल का जेस्टेशन पीरियड को झेल पाए। तो छोटा बिजनेसमैन का मेंटालिटी कैसा होता है, या मेंटालिटी नहीं भी तो उनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो उनको अलाउ नहीं करते हैं कि 10 साल 8 साल का जेस्टेशन पीरियड को झेल पाए। तो वो कोशिश करते हैं मैं तो साल 2 साल में मेरा फैक्ट्री लग जाए और मोस्ट प्रोबेबली थर्ड ईयर से मेरे को रेवेन्यू और प्रॉफिट आना चालू हो जाए।
तो उतना ही उनका मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड होता है जनरली। तो as the mining process is effectively taking out natural resources for profits, अब आप नेशनल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज को आप टेक आउट निकाल रहे हो और अपने प्रॉफिट्स के लिए, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई आप यूज कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज, तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होगा। और वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वो हमारे नेशनल का नेशन का रिसोर्सेज है, तो इट्स नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज को अगर आप अपने प्रॉफिट के लिए एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो हाउ कैन यू गो विदाउट पेइंग होमेज टू अस? मतलब आप हमें टैक्स दिए बिना या हमें कोई किसी तरह का रॉयल्टी दिए बिना कैसे निकल सकते हो? Therefore, government put numerous levies, including taxes, cess, royalty, etc., on mining companies to enhance national and local income। यानी सरकार चाहती है कि जब भी आप किसी तरह का नेशनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हो अपने प्रॉफिट बनाने के लिए, आपको उसमें सरकार को भी पार्टनर की तरह लेना पड़ेगा, और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, आपको वहाँ की लोकल सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना उसमें टैक्सेस होगा, सेसेस होगा, स्टेट गवर्नमेंट का अपना उसमें टैक्सेस हो सकता है, रॉयल्टी हो सकता है, सेस हो सकता है। तो यानी आपको अपने प्रॉफिट में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबको भागीदार बना के चलना पड़ेगा। तो आप देखो कौन कौन सा कानून है जो जनरली माइनिंग में लगता है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 2017, फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड नोटिफिकेशन ऑफ 2006, एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो इतने सारे अलग अलग आपका एक्ट लगता है जिसके सारे रूल्स को आपको फॉलो करने होंगे, जिसके सारे अप्रूवल्स आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो माइनिंग बिजनेस में। High regulations and taxes on mining companies are not limited only to India। तो ऐसा नहीं है कि ये हाई रेगुलेशन और टैक्सेस सिर्फ इंडिया में ही है। इन फैक्ट इट इज अ ग्लोबल प्रैक्टिस एप्लीकेबल टू माइनिंग कंपनीज एवरीवेयर। तो ये ग्लोबल प्रैक्टिस है, किसी भी देश में आप माइनिंग करोगे तो बहुत सारे रेगुलेशंस हैं और सरकार को बहुत सारा टैक्स भी देना आपको पड़ेगा। In recent years, mining activity has had a trend of shifting from developed nations to developing nations। तो पहले क्या था, माइनिंग एक्टिविटी ज्यादातर डेवलप्ड नेशंस में होते थे। अभी क्या हो गया, क्योंकि वहां पर लोग पोल्यूशन को लेके ज्यादा सीरियस हो गए और काफी सालों से वहां माइनिंग हो चुका है, और अब वो लोग अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करके एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। वो लोग माइनिंग में या मेटल मैन्युफैक्चरिंग में, जहां पर प्रॉफिट मार्जिन कम है, मेहनत ज्यादा है, जेस्टेशन पीरियड ज्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो वहां पर अभी बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही। उनका फोकस कहाँ पर ज्यादा है, उनका फोकस है टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये सब, जहाँ पर कि ये एक नया एरिया है और वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट है और वहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो उनका फोकस वहाँ पर है। तो वो धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि जितने भी माइनिंग एक्टिविटी है, वो डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। Many of these developing countries do not have stable political and regulatory environment। और दिक्कत कहाँ पर है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का स्टेबिलिटी उतना है नहीं। तो वहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना, वहाँ पर चीज़ों को इतने लार्ज स्केल में प्रोडक्शन को ले जाना, सब लोगों की सहमति के साथ पोल्यूशन को कंट्रोल करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाना, ये सब कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट है जब आपके कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो। which increases the risk for mining companies, including Indian mining companies with overseas operations। तो क्या है, इंडिया में तो फिर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा है। अगर आप छोटे-छोटे कंट्रीज में जाओगे, तो वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में काफ़ी दिक्कतें हैं। तो वहाँ पर अगर आप माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हो, तो वहाँ पर दिक्कत कैसा आएगा, चैलेंज कैसा आएगा? मैंने जैसे बताया, साल 2 साल आपको अप्रूवल्स लेने में लग जाएगा, ठीक है, आपने ले लिया। 5-6 साल आपको माइंस को डेवलप करने में लग सकता है। मान लो आप चौथे साल में हो, माइंस को डेवलप कर रहे हो, आपने अप्रूवल लेने में सारा खर्चा कर दिया, आपने डेवलपमेंट में बहुत सारा एक्सपेंडिचर कर दिया, उसके बाद इलेक्शन हुआ और सरकार चेंज हो गई। और सरकार चेंज होने के बाद क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया, जो नया सरकार आया उसने रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा चेंज कर दिया और उसने बोल दिया कि नहीं, जो माइंस आपको दिया गया था हम आपको वो माइंस नहीं देंगे, और आपका जितना भी इसमें इन्वेस्टमेंट है सब खत्म। तो वहां पर बिजनेसमैन के लिए कितना बड़ा रिस्क है, सोचो, आपने अपना 6-7 साल गंवा दिया, 6-7 साल आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया,
एंड ऑल ऑफ अ सडन न्यू सरकार आई और उसने आपका ब्रेक लगा दिया। तो ये बहुत रिस्क हो जाता है अगर आप किसी ऐसी कंट्री में माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हो जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ रेगुलेटरी स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल देखिए, पॉलिटिकल पार्टी चेंज होने से उतना फर्क नहीं पड़ता है। इम्पोर्टेंट क्या है, जो डील या जो अग्रीमेंट साइन हुआ था पिछले गवर्नमेंट में, न्यू गवर्नमेंट उस अग्रीमेंट से मुकरे ना। रेगुलेटरी जो स्टेबिलिटी है वो रहे कम से कम। पॉलिटिक्स तो ऐसा ही है कि जैसे इंडिया में अगर हर 5 साल में हो सकता है सरकार बदले, बट इम्पॉर्टेंट एज अ बिजनेसमैन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मुझे किसी चीज का अप्रूवल मिल गया है, लीगली मिला है, इनलीगली मिलने का बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आपको लीगली अप्रूवल मिला है, आपने मेहनत किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो नई सरकार आके उस रेगुलेशंस को मान्यता दे, उसको रेस्पेक्ट करे, पिछले सरकार के डिसीजन को। तभी बिजनेसमैन सेफली किसी कंट्री में काम कर सकता है, वरना क्या है, बिजनेसमैन के लिए काफी दिक्कत हो जाता है। So, as developing nations need revenue, however, do not have heavy industrialization or economic activity. तो अब जो डेवलपिंग नेशंस है वो उसमें क्या है, उनको रेवेन्यू भी कमाना है, बट उनके पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी डेवलप हुआ नहीं है। देयरफॉर दे इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन माइनिंग एक्टिविटी, इसीलिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा माइनिंग एक्टिविटी में रिलाई करते हैं। Therefore, any increasingly relying on mining activities, they increasingly rely on mining activities, which is low value adding activity. तो माइनिंग एक्टिविटी में जब वो छोटी छोटी कंट्री जो डेवलपिंग नेशन है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, तो दिक्कत क्या होता है कि इसमें वैल्यू एडिशन बहुत कम है, यानी प्रॉफिट मार्जिन, जैसा मैंने बताया। क्यों डेवलप नेशंस इस बिजनेस से धीरे धीरे अवॉइड कर रही है, क्योंकि इसमें जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और प्रॉफिट उतना ज़्यादा है नहीं, वैल्यू एडिशन उतना ज़्यादा है नहीं। टू जनरेट रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग फाइनेंशियल चार्जेस, तो इसीलिए क्या होता है, फिर सरकार को जब प्रॉफिट कमाना होता है, सर प्रॉफिट मतलब सरकार को अपना जब चलाना होता है सरकार को, तो उनको भी पैसे की जरूरत है, तो सरकार फिर बहुत सारा फाइनेंशियल चार्जेस लगाती है माइनिंग बिजनेस पे। क्यों? क्योंकि उस कंट्री में और कोई दूसरा बड़ा बिजनेस है नहीं जहां से सरकार पैसा कमा सके या टैक्सेस वसूल कर सके। तो जहां पर थोड़ा सा बड़ा बिजनेस हो रहा है वहीं पर सरकार टैक्सेस वसूल रही है, तो ये एक चैलेंज हो जाता है। तो अभी इस आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और आप इसी तरह के डीप नॉलेज लेके, रिसर्च करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में रिसर्च सीखना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इक्विटी रिसर्च में एक करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में रिसर्च करना सीखें। उसमें क्या-क्या होता है, आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज को एनालाइज करना सीखें। आप समझें कि रिसर्च का बेसिक्स क्या होता है, क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। आप ये समझें कि इंडस्ट्री का रिसर्च कैसे करते हैं, इकोनॉमी का रिसर्च कैसे होता है, एक सिंगल कंपनी में क्या-क्या देखते हैं, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं, उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कैसे पढ़ते हैं, कॉन कॉल्स को पढ़ के या उनके ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। और साथ इस तरह से आपको सेक्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस तरह का कंटेंट सीखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में रिसर्च सीख के रिसर्च में एक करियर बनाना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए हमने एक कोर्स डेवलप कर रखा है। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.schoolofinvesting.org पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर काफ़ी कोर्सेज हैं। चलिए मैं थोड़ा-सा आपको टूर कराता हूँ अपने वेबसाइट का, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें किस तरह के कोर्सेज हैं, उनके क्या कंटेंट्स हैं, और आप पर्सनली भी विजिट करिएगा और उसको और एक्सप्लोर करिएगा। और हम रेगुलर बेसिस पे वेबिनार्स करते हैं, वो वेबिनार्स का भी आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएगा। हमने अभी रिसेंटली आईपीओ के ऊपर एक वेबिनार किया था कि हाउ टू एनालाइज एन आईपीओ, और आप आईपीओ में हाई वैल्यूएशंस पे फंसे ना, तो वो भी आपको हमारे वेबसाइट में दिख जाएगा। चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं हमारे वेबसाइट का और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे वेबसाइट है www.schoolofinvesting.org। आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आप कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। ये आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, ये सारे कोर्सेज मैंने डिजाइन किया ताकि एक रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से मार्केट में प्रॉपर नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कर सकता है और अपने पैसे को मार्केट में लूज करने से बचा सकता है। तो अगर आपको इस तरह का सेक्टोरल नॉलेज चाहिए तो आप ये वाला हमारा जो कोर्स है ना, हाउ टू एनालाइज डिफरेंट सेक्टर्स, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका प्राइस भी बहुत रिजनेबल मैंने रखा है, मैंने कोई ओवर चार्जिंग या ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई गिमिक करने का कोशिश नहीं है। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत कम प्राइस पे मैंने कोर्स को रखा है। आप जब ये कोर्स को अवेल करेंगे ना, आप रियलाइज करोगे कि इसमें जो नॉलेज है, जो डेप्थ है इंडस्ट्री का,
वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कोशिश करोगे, उसके बारे में स्टडी करने का कोशिश करोगे। मैं आपको थोड़ा-सा एक दिखाना चाहता हूँ क्या-क्या सेक्टर्स हमने इसमें कवर किया है। सपोज़ यहाँ पर आप गेट दिस कोर्स करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या-क्या कोर्स अवेलेबल है। इसके कंटेंट को आप देखना चाहते हो, तो आप इसके कंटेंट को देख सकते हो कि इसमें क्या-क्या कंटेंट हमने डाला है। तो सेक्टर एनालिसिस का एक फ़ोल्डर है, उसमें आप कौन-कौन सा सेक्टर हम कवर किए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर, जिस तरह से हम ये स्टील सेक्टर का पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि स्टील सेक्टर का जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उससे आपको एक्चुअली में कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ ऐसा नॉलेज मिल रहा है जो आपको आगे चल के बहुत हेल्प करने वाला है, तो आप फिर इस तरह का कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में पूरा जानने मिलेगा, सीमेंट सेक्टर, पेपर सेक्टर, विंड पावर, एग्रोकेमिकल सेक्टर, अ, और फिर होटल बिजनेस के बारे में आपको जानने मिलेगा, और स्टील सेक्टर अभी हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा इवेंचुअली, और भी 3 4 5 सेक्टर्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो जितने ज़्यादा सेक्टर्स हम इसमें कवर करेंगे ना, आपको उतना ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। आपका नॉलेज लेवल उस डेप्थ तक जाएगा जहाँ पर आपको फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने में डर नहीं लगेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे और मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। बहुत सारे आपको फ्री वीडियोस जैसे कि मैं कर रहा हूँ यूट्यूब में भी मिलेंगे, बट आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर आपको एक एक इंडस्ट्री के बारे में जानना है, तो ये कोर्स आपके लिए। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, इंट्राडे ऐसा कुछ रिकमेंडेशन मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चैनल उस पर्पस के लिए है ही नहीं। दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड जो सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, एक लॉन्ग टर्म अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, दिस चैनल इज फॉर दोज। अगर आप ट्रेडिंग की उम्मीद से आए हैं या इस उम्मीद से आप आ रहे हो कि इस कोर्स में मुझे कुछ रिकमेंडेशन मिल जाएगा, देन यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और इस वीडियो में भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर हम किसी कंपनी का एग्जाम्पल भी ले रहे हैं, दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। देर इज नो इंटेंशन कि आपको मैं किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन दूं। इट इज टोटली एजुकेशन। अगर आप एक बार सीख गए ना, तो आपको किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो चाहता हूं कि आप जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत ना पड़े। आप उस लेवल पे अपने नॉलेज को ले जाएं कि आप दूसरों को रिकमेंड करने लायक बने, आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। दैट इज वॉट माई एम इज, दैट इज वॉट माई मिशन इज थ्रू स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आपको लगता है कि इस मिशन में आप कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं या आप इस मिशन का पार्ट बन सकते हैं, इससे बेनिफिट ले सकते हैं, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। और भी कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे सेक्टर का मैंने बताया। सेक्टर के अलावा जैसे अगर कोई बेसिक है जो एकदम फर्स्ट लेवल पे इंडिविजुअल स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ये वाला कोर्स कर सकते हैं, जहाँ पर पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो को कैसे स्टडी करते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को कैसे स्टडी करते हैं, वहां से डेटा निकाल के कैसे पीएल बैलेंस शीट से एनालाइज किया जाता है, वो अगर आपको समझना है तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। एंड दिस इज आवर कंप्लीट कोर्स। जो थोड़ा एडवांस्ड लेवल पे रिसर्च को ले जाना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल ग्रेड ऑफ रिसर्च करना चाहते हैं, दिस कोर्स इज फॉर देम। अगर कोई ये कोर्स सब्सक्राइब कर रहा है तो उनको ये 2 कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दीज़ 2 कोर्सेज़ आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस। तो आइदर यू कैन गो फॉर दिस, जहाँ पर ऑलरेडी आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएगा, और एल्स आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो ये था हमारे वेबसाइट का टूर। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आया हो। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट को यूज़ करके, स्टडी करके आप किसी तरह से अपने अपने आप में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को और बेटर बना सकते हैं, आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो in fact, the risk averse of regulations or political change is so high for mining companies that at times such changes happen at short notice and may even prevent mining operations or make them financially unviable. तो बोल रहा है कि ये जो रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क या रेगुलेटरी रिस्क, ये कभी-कभी इतने शॉर्ट नोटिस पे हो जाता है कि अचानक से सरकार कुछ पॉलिसी ले आती है कि बिजनेसमैन को मौका ही नहीं मिलता है कि वो अपने आप को रिस्क को मिटिगेट कर पाए या कुछ एक डिफेंसिव स्टेप ले पाए अपने लिए। तो वो बिजनेसमैन को मौका नहीं मिलता, और ये उनके लिए क्या हो जाता है, बिजनेस को एकदम अनवायबल बना देता है बहुत बार। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि बिजनेसमैन को फेस करना पड़ता है अगर वो माइनिंग इंडस्ट्री में है तो। Due to high regulatory interference, the mining industry in India is dominated 70% of the output by the public sector company. तो माइनिंग में आज 70% ऑफ द जो
माइनिंग आउटपुट है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी करती है। पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब एक तरह से सरकारी कंपनी। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा रेगुलेटरी और पॉलिटिकल रिस्क है इसमें कि प्राइवेट बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेना चाहता। पब्लिक कंपनी क्यों करती है? क्योंकि उनको पता है कि सरकार अगर कुछ नेगेटिव डिसीजन ले भी लेगी तो उन्हीं की कंपनी को नुकसान होगा। तो सरकार भी जब कुछ नेगेटिव स्टेप लेने का कोशिश करती है तो उसके पहले 10 बार सोचती है, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान मुझे ही होगा, सरकार को पता है। तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द माइनिंग कंपनीज जो है ना, आप देखोगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आते हैं, पीएसयूज होते हैं। क्यों? प्राइवेट बिजनेसमैन थोड़ा अवॉइड करता है इतना ज्यादा रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क लेने। मेनी केसेस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर were linked to crony capitalism and favoritism. As a result, in 2014, the Honorable Supreme Court of India cracked down on coal allocation practices and cancelled the allocation of large number of coal blocks. तो 2014 में एक बहुत बड़ा डिसीजन आया था, जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कोल स्कैम बोल के आया था। तो इसमें क्या था कि मेजॉरिटी, जैसे हम जानते हैं कि सरकारी कंपनी होती है माइनिंग में, और कुछ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं भी, प्राइवेट सेक्टर के कुछ बड़े-बड़े जो कंपनीज़ हैं, 2014 में जो थे, उनके ऊपर भी ऐसा आरोप लगा था कि उन्होंने गवर्नमेंट का फेवरेटिज्म, रेड टेपिज्म का फ़ायदा उठाते हुए ये माइनिंग ब्लॉक्स एक्वायर किए, स्पेशली कोल ब्लॉक्स। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को जब पता चला कि कोल ब्लॉक्स जो एक्वायर किया गया है प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा, वो इल्लीगल तरीका से एक्वायर किया गया है। तो वहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को रोक लगाने के लिए सारे जो अलोकेशन है उसको कैंसिल कर दिए थे। तो जिन-जिन प्लेयर को कोल का अलोकेशन मिला था, सबको कैंसिल कर दिया गया। आप ये जो सोर्स है इसमें जाके गूगल में ये टाइप कर सकते हैं और वहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ था कोल स्कैम। In addition, to accelerate the growth, government is relaxing and mining regulations for promoting investment by the private sector in mining operations. पर अब जो न्यू गवर्नमेंट है और जिस तरह से हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, और जितना हमें, क्योंकि इकोनॉमी हमारा ग्रो कर रहा है, हमें मेटल्स की रिक्वायरमेंट है, और मेटल्स की रिक्वायरमेंट हो तो इनडायरेक्टली माइनिंग ऑपरेशंस की भी रिक्वायरमेंट है। तो सरकार अब धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स को मोटिवेट किया जाए और एक प्रॉपर उनको सिस्टम, एक प्रॉपर रेगुलेशन सेटअप किया जाए, जिससे कि प्राइवेट प्लेयर्स लोग में कॉन्फिडेंस आए कि ओके, इट इज ओके टू इन्वेस्ट इन माइनिंग बिजनेस। तो वहां पर सरकार काफी प्रमोट कर रही है कि किस तरह से इस प्रोसेस को थोड़ा रिलैक्सिंग बनाया जाए, थोड़ा स्ट्रेंथ उसमें लाया जाए प्रोसेस में, कि पॉलिटिकल रिस्क और जो रेगुलेटरी रिस्क है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए उसको कम किया जाए, जिससे कि प्राइवेट प्लेयर्स लोग आगे बढ़ के आए और माइनिंग में इन्वेस्ट करें। साथ साथ सरकार ये भी चाहती है, और सरकार ने 100% एफडीआई भी अलाउ कर दिया माइनिंग सेक्टर में, कि सरकार ये भी बोल रही है कि अगर फॉरेन प्लेयर कोई आके इंडिया में माइनिंग में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो खुद का अपना एक 100% ओन कंपनी भी बना सकता है। तो इनडायरेक्टली इससे ये समझ में आ रहा है कि पहले जिस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स को डर था कि रेगुलेटरी रिस्क है, सरकार कभी भी बदल जाएगी, हमारा अलोकेशन कभी भी कैंसिल हो सकता है, उस चीज से सरकार आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है। सो दिस वाज सेशन 8, जहाँ पर हमने समझा कि किस तरह से रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल रिस्क हमारे माइनिंग बिजनेस में इम्पैक्ट करता है, और क्यों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना कि क्या रेगुलेटरी रिस्क है, क्या पॉलिटिकल रिस्क है, क्योंकि इसमें अगर कोई कंपनी फंस गई ना तो उसका पूरा बिजनेस अनवायबल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, आपको कुछ नया, कुछ नॉलेजेबल कंटेंट मिल रहा है। और अगर आपको नॉलेजेबल कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिख के बताइए, ताकि हमें भी ये पता चले कि हमारी मेहनत आपके लिए कुछ तो यूज़फुल बन रही है। और अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज़ को सीखना चाहते हैं, इक्विटी रिसर्च में इन डेप्थ जाना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज़ को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, उसमें हम कुछ लाइव सेशंस भी करने वाले हैं रिसेंटली, जो हमारा कोर्सेज़ है। तो हमसे जुड़े रहिए चैनल के माध्यम से, कोर्स के माध्यम से, और सीखते रहिए। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया हो। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएँगे, सेशन 9, दैट विल बी परहैप्स आवर लास्ट सेशन ऑन दिस टॉपिक, और वहाँ हम सीखेंगे कि एनवायरमेंटल और सोशल रिस्क क्या होता है, और फिर हम एक ओवरऑल पूरा समराइज़ करेंगे टॉपिक को कि हमने इस पूरे सेशन में क्या-क्या सीखा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।